महान कवि रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा था, हम भूतकाल का सम्मान इसलिए नहीं करते कि वो बीत गया है, बल्कि इसलिए कि उसमें जीवन था। नमस्कार और द डीप ड्राइव के इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। नमस्कार। और टैगोर का ये कहना आज की हमारी चर्चा के लिए एकदम सही बैठता है ना? हाँ, बिल्कुल। हमें ऐसी ही जीवित परंपरा की बात करने वाले हैं जो सदियों पुरानी है पर आज नई चुनौतियों का सामना कर रही है। सही कहा आपने। आज हम गोता लगा रहे हैं झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में, वहां बसे हो आदिवासी समुदाय की दुनिया में जी। और खास तौर पर हम उनकी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था, जिसे मानकी मुंडा प्रणाली कहते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। जी। और साथ ही हाल में जो राज्य प्रशासन के साथ उसका एक टकराव हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। हाँ, और ये पूरी चर्चा जो है वो इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक काफी विस्तृत लेख पर आधारित है। बिल्कुल। तो हमारा आज का मिशन क्या है? हमारा मिशन है इस पूरे मामले की तह तक जाना। हाँ, मतलब इसका इतिहास क्या है, आज क्या स्थिति है और आगे क्या हो सकता है। और ये भी देखेंगे कि ये यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से। बिल्कुल, शासन प्रणाली, जनजातीय मुद्दे, इतिहास, कई सारे टॉपिक्स इससे जुड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा आपने बताया, आधार है इंडियन एक्सप्रेस का लेख, हो जनजाति, मानकी मुंडा व्यवस्था और राज्य के साथ उनका रिश्ता। जी। सबसे पहले चलते हैं उस दौर में जब बाहरी दुनिया का दखल नहीं था या कम था। ब्रिटिश प्रभाव से पहले ये मानकी मुंडा व्यवस्था थी कैसी आखिर? देखिए, अंग्रेजों के आने से सदियों पहले की बात है ये। हो जनजाति की अपनी एक, कह सकते हैं, विकसित, आत्मनिर्भर और विकेंद्रीकृत, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड शासन प्रणाली थी। अच्छा। ये उनके सामाजिक राजनीतिक जीवन का एक तरह से केंद्र थी और समुदाय के अंदर से ही चलती थी। सुनने में तो बड़ा व्यवस्थित लग रहा है। तो इसमें कौन मुख्य लोग होते थे? कौन चलाता था इसे? इसके दो मुख्य स्तंभ थे। एक तो मुंडा। हाँ, हर गांव का अपना एक मुखिया होता था जो वंशानुगत होता था, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। उसे मुंडा कहते थे। गांव के स्तर पर जो भी सामाजिक राजनीतिक झगड़े होते थे या कोई विवाद होता था तो उसको सुलझाना मुंडा की जिम्मेदारी थी। ठीक है। और दूसरा स्तंभ? दूसरा स्तंभ था मानकी। हाँ, मानकी जो है वो एक पीढ़ का प्रमुख होता था। पीढ़, ये क्या होता था? पीढ़ मतलब कई गांवों का एक समूह। अच्छा, समूह। हाँ, आमतौर पर 8 से 15 गांव मिलकर एक पीढ़ बनाते थे। ठीक है। और अगर कोई ऐसा झगड़ा या विवाद है जिसे गांव का मुंडा नहीं सुलझा पाया तो वो मामला फिर मानकी के पास जाता था, यानी एक लेवल ऊपर। बिल्कुल। और मानकी का फैसला आखिरी माना जाता था। तो ये तो एक तरह का दो स्तरीय सिस्टम हो गया, गांव का लेवल और फिर गांव के समूह का लेवल, और ये सब अंदरूनी था। हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, पूरी तरह से आंतरिक। और सबसे खास बात ये थी कि ये स्वशासित थी, मतलब बाहर से कोई राजा या कोई सरकार आकर उनसे टैक्स नहीं लेती थी। कोई टैक्स नहीं? जी नहीं। उस समय के मानकी और मुंडा की कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो राजस्व वसूलें या जमीन का हिसाब रखें। उनका काम बस समुदाय के अंदर के मसले सुलझाना था। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। एक ऐसी व्यवस्था जो बाहरी टैक्स सिस्टम से पूरी तरह अलग थी और अपने झगड़े खुद सुलझाती थी। लेकिन फिर इतिहास का पहिया घूमा। हाँ, और फिर अंग्रेज आए, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से इस आत्मनिर्भर व्यवस्था पर क्या असर पड़ा? जाहिर है असर तो पड़ा होगा। असर तो बहुत ही गहरा पड़ा और स्थायी भी। इसकी शुरुआत हुई 1764 में, बक्सर का युद्ध। हाँ, बक्सर। उसके बाद 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि। कंपनी ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से संधि की। और इस संधि से उन्हें क्या मिला? उन्हें मिला दीवानी अधिकार, मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उस समय के झारखंड क्षेत्र में टैक्स वसूलने का कानूनी अधिकार। ओहो, टैक्स का अधिकार। यहीं से दुखंदाजी शुरू हुई होगी। बिल्कुल। टैक्स वसूलना है तो जाहिर है स्थानीय व्यवस्था में घुसना पड़ेगा। उन्होंने धीरे धीरे अपनी पकड़ बनानी शुरू की। फिर एक बड़ा कदम उठाया 1793 में। 1793? हाँ, स्थायी बंदोबस्त अधिनियम, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। अच्छा, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस वाला। जी। इसके तहत कंपनी ने क्या किया कि जमींदारों को जमीन का मालिक मान लिया और उनसे कितना राजस्व लेना है वो तय कर दिया, पक्का। लेकिन इसमें दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि राजस्व की रकम बहुत ज्यादा तय की गई थी, बहुत ज्यादा। अब जमींदारों पर दबाव आ गया कि वो किसानों से, काश्तकारों से, जैसे भी हो ज्यादा से ज्यादा लगान वसूलें, तभी तो वो कंपनी को दे पाएंगे। और इसका असर कोल्हान क्षेत्र पर, जहां हो लोग रहते थे, उन पर क्या हुआ?
उन पर बहुत बुरा असर पड़ा। कोल्हान में जो बाहरी जमींदार थे, जिन्हें स्थानीय लोग दिकू कहते थे। दिकू? हाँ, बाहरी। उन जमींदारों ने आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और उन पर भारी लगान थोप दिया। सोचिए, जो समुदाय सदियों से अपनी जमीन पर बिना किसी बाहरी टैक्स के रह रहा था, उसके लिए ये कितना बड़ा सदमा होगा। बिल्कुल, गुस्सा तो आया होगा। गुस्सा, जबरदस्त असंतोष फैला और इसी का नतीजा था कि 19वीं सदी की शुरुआत में बड़े बड़े जनजातीय विद्रोह हुए। जैसे 1821-22 का हो विद्रोह और फिर 1831 का कोल विद्रोह। ये बड़े विद्रोह थे जिन्होंने ब्रिटिश प्रशासन को सच में हिला दिया था। तो मतलब अंग्रेजों ने पहले जोर जबरदस्ती की कोशिश की, विद्रोह भी हुए, लेकिन शायद उन्हें समझ आया कि सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा। हाँ बिल्कुल, उन्हें अंदाजा हो गया कि लोगों को पूरी तरह दबाना मुश्किल भी है और महंगा भी। बार बार विद्रोह हो रहे थे, तो उन्होंने अपनी रणनीति बदली। रणनीति बदली? कैसे? उन्होंने सोचा कि इनसे लड़ने के बजाय क्यों ना इन्हीं के नेताओं को अपनी तरफ मिला लिया जाए, मतलब को-ऑप्ट कर लिया जाए। अच्छा, फूट डालो और राज करो के साथ साथ शामिल करो और राज करो, आप कह सकते हैं। और इस नई रणनीति को अमल में लाने वाले थे कैप्टन थॉमस विल्किंसन। विल्किंसन, ये नाम महत्वपूर्ण लगता है। बहुत महत्वपूर्ण। विल्किंसन को 1837 में कोल्हान गवर्नमेंट एस्टेट मतलब केजीई का पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया। ये केजीई खास तौर पर हो इलाके को कंट्रोल करने के लिए ही बनाई गई थी। और विल्किंसन क्या समझते थे इस इलाके को? हाँ, वो पहले भी यहाँ काम कर चुके थे, तो वो हो समाज को, उनकी व्यवस्था को थोड़ा समझते थे। उनका मानना था कि इन स्थानीय नेताओं और उनकी पुरानी व्यवस्था से सीधे भिड़ने से अच्छा है कि उन्हें ही अपने सिस्टम में शामिल कर लो। ये तो काफी चालाकी भरा कदम था। बिल्कुल। तो उन्होंने 1833 में 31 नियमों का एक ड्राफ्ट तैयार किया। यही नियम बाद में विल्किंसन रूल्स के नाम से जाने गए। विल्किंसन रूल्स? तो इनमें क्या था? इन्हें नेताओं के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स यानी मार्गदर्शक सिद्धांत की तरह पेश किया गया। इन नियमों ने एक काम तो ये किया कि मानकी और मुंडा की जो पारंपरिक शक्तियां थीं, उनको लिख दिया, कोडिफाई कर दिया। शायद पहली बार ऐसा हुआ था। अच्छा, लिखा पढ़ी में आ गया सब। हाँ, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये था कि इसने प्रभावी रूप से मानकी और मुंडा को ब्रिटिश प्रशासन का एजेंट बना दिया। एजेंट कैसे? अब वो सिर्फ अपने समुदाय के मुखिया नहीं रहे, अब वो ब्रिटिश सरकार के प्रति भी जवाबदेह हो गए। उन्हें लगान वसूली जैसे काम भी सौंप दिए गए। ओह, तो मतलब कागज पर मान्यता मिली, शक्ति मिली, लेकिन असल में वो ब्रिटिश सिस्टम के अंग बन गए। उनकी स्वायत्तता तो खत्म हो गई। हाँ, काफी हद तक मान्यता के बदले स्वायत्तता चली गई। इस बड़े बदलाव का नतीजा क्या हुआ? क्या सब शांत हो गया? ऊपर से देखने पर तो शांति आई, विद्रोह कम हुए, लेकिन इसके कई गहरे और कह सकते हैं अनपेक्षित परिणाम हुए। जैसे कि? पहला तो ये कि इन नियमों की वजह से दिकवों मतलब बाहरी लोग, गैर आदिवासियों के लिए इस क्षेत्र में आकर बसना आसान हो गया और उनका प्रशासन में शामिल होना भी आसान हो गया, क्योंकि अब मानकी मुंडा खुद सिस्टम का हिस्सा थे, तो बाहरी लोगों का विरोध कम हो गया। और बाहरी लोगों की आबादी बढ़ी होगी फिर? बहुत तेजी से बढ़ी। लेख में एक और रिसर्चर है, मनीष सुरिन, जो आजकल ससेक्स यूनिवर्सिटी में है, उनका जिक्र है। हाँ। उनके शोध के मुताबिक दिकवों की आबादी सिर्फ 30 साल में 1867 से 1897 के बीच लगभग 9 गुना बढ़ गई। 9 गुना सिर्फ 30 साल में? ये तो बहुत बड़ा डेमोग्राफिक बदलाव है। हाँ, बहुत बड़ा। जमीन पर, संसाधनों पर, समाज पर इसका क्या असर पड़ा होगा, सोचिए। और कोई बड़ा बदलाव? दूसरा बड़ा बदलाव, जैसा मनीष सुरिन बताते हैं, वो था निजी संपत्ति की अवधारणा का आना। पहले हो समाज में जमीन पर सामुदायिक अधिकार की भावना थी। मतलब जमीन सबकी है? हाँ, पारंपरिक समाजों में अक्सर ऐसा होता है, लेकिन विल्किंसन रूल्स और उसके बाद की व्यवस्थाओं में समुदाय को राज्य का रैयत माना गया, मतलब एक तरह से किराएदार। लोगों को जमीन के पट्टे दिए जाने लगे, भूमि विलेख। पट्टे? लीज की तरह? हाँ, कुछ वैसा ही। इससे धीरे धीरे लोगों में व्यक्तिगत संपत्ति, मेरी जमीन तेरा पट्टा, ये भावना मजबूत हुई, जो पहले उस रूप में नहीं थी। तो कुल मिला के अंग्रेजों ने पूरी व्यवस्था बदल दी। मुखिया एजेंट बन गए, बाहरी लोग भर गए और जमीन पर निजी हक की बात होने लगी। ये तो हुआ इतिहास। अब आते हैं आज पर। जी।
आज की व्यवस्था की क्या स्थिति है? और ये जो हाल में विवाद हुआ, वो क्यों हुआ? देखिए, यहीं पर मामला और पेचीदा हो जाता है। आपको हैरानी होगी कि तकनीकी रूप से ये विल्किंसन रूल्स आज भी पश्चिमी सिंघभूम के कोल्हान इलाके में लागू माने जाते हैं। आज भी 150 साल से ज्यादा पुराने नियम। हाँ, हालांकि साल 2000 में पटना हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था मोरा हो बनाम बिहार राज्य केस में। कोर्ट ने कहा कि ये नियम कोई फॉर्मल कानून नहीं है, ये पुरानी प्रशासनिक प्रथाएं हैं। तो फिर खत्म क्यों नहीं किया? कोर्ट ने कहा कि क्योंकि उस समय कोई और वैकल्पिक व्यवस्था मौजूद नहीं थी, इसलिए इन्हें जारी रखने की इजाजत दे दी। मतलब एक तरह का लीगल ग्रे एरिया बन गया, न पूरी तरह कानून न पूरी तरह खत्म। बिल्कुल, और इसी ग्रे एरिया में ये व्यवस्था चलती रही। 2021 में झारखंड सरकार ने एक कोशिश की थी न्याय मंच नाम से एक नई प्रणाली लाने की, शायद इसी पुरानी व्यवस्था को बदलने के लिए। तो क्या हुआ उसका? वो ड्राफ्ट कानून कभी पास ही नहीं हो पाया। तो नतीजा ये है कि ये पुराने नियम आज के लोकतांत्रिक देश की जरूरतों से, कामकाज से मेल नहीं खाते और अक्सर टकराव होता है। और जो अभी का झगड़ा है वो इसी टकराव का नतीजा है। क्या हुआ था? हाँ, हालिया विवाद तब शुरू हुआ जब पश्चिमी सिंघभूम के जो डिप्टी कमिश्नर है चंदन कुमार, उन्होंने कुछ गैर आदिवासी ग्रामीणों की शिकायतों पर कार्रवाई की। शिकायतें मानकी मुंडा सिस्टम के खिलाफ थी? हाँ, उसके कामकाज से जुड़ी थीं। किस तरह की शिकायतें थी, कुछ पता है? लेख में 2 उदाहरण दिए हैं। एक शिकायत ये थी कि जून में एक गांव का मुंडा, जो गोप समुदाय के लोग हैं, पशुपालक, उनको उनके पारंपरिक काम के अलावा कोई और रोजगार करने से रोक रहा था। अरे, ये तो गलत है। हाँ, और दूसरी शिकायत थी कि एक गांव का मुंडा काफी समय से गांव से बाहर रह रहा था। अब लोगों को जो सरकारी कागज चाहिए, जैसे जाति प्रमाण पत्र वगैरह, उस पर मुंडा के दस्तखत चाहिए होते हैं। हाँ, जरूरत पड़ती है। अब मुंडा है नहीं, तो लोगों के काम रुके हुए थे, उन्हें बड़ी दिक्कत हो रही थी। ये तो सच में गंभीर समस्या है। तो डीसी साहब ने क्या किया? डीसी चंदन कुमार ने इन शिकायतों पर ध्यान दिया और उन्होंने मानकी मुंडा सिस्टम में थोड़ी पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए 9 सूत्रीय निर्देश जारी कर दिए। 9 निर्देश क्या थे उनमें? उनमें मूलतः वही बातें थीं जो विल्किंसन ने 1837 में एक रिकॉर्ड ऑफ राइट्स यानी अधिकारों का दस्तावेज बनाया था। उसमें मुंडाओं की जिम्मेदारियां लिखी थीं, जैसे गांव में रहना, सबके साथ बराबरी का व्यवहार करना वगैरह। डीसी ने बस उन्हीं पुरानी जिम्मेदारियों की याद दिलाई। लेकिन जाहिर है हो समुदाय के कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया होगा। उन्हें लगा होगा कि ये बाहरी दखल है। बिल्कुल, समुदाय का एक प्रभावशाली वर्ग है। उन्हें ये अपनी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में सीधा सरकारी हस्तक्षेप लगा और उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। प्रदर्शन भी हुए। उनका क्या तर्क था? उनका कहना था कि डीसी को पारंपरिक व्यवस्था के अंदरूनी मामलों में ऐसे निर्देश देने का अधिकार नहीं है। ये विल्किंसन रूल्स की भावना के खिलाफ है। हालांकि बाद में डीसी ने साफ किया कि ये विरोध प्रदर्शन ज्यादातर सोशल मीडिया पर फैली गलतफहमियों की वजह से हुए। उनका इरादा सिस्टम खत्म करना नहीं, बल्कि सुधारना था। लेकिन बात वही है, राज्य का हस्तक्षेप और आदिवासी समुदाय की चिंताएं वो फिर से सामने आ गई। एकदम। तो ये पूरी स्थिति हमें एक बड़े सवाल पर ले आती है कि इसका मतलब क्या है? क्या ये जो पारंपरिक व्यवस्था है इतनी पुरानी, इसमें आप बदलाव की जरूरत है या इसे ऐसे ही चलने देना चाहिए? और खुद हो समुदाय के लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, यहाँ पर एक राय नहीं है। हो समुदाय के अंदर भी अलग अलग विचार हैं। अच्छा। हाँ, एक बड़ा वर्ग है, काफी मुखर है, जो अपनी स्वायत्तता, अपनी परंपरा को लेकर बहुत संवेदनशील है। वो किसी भी तरह के बाहरी दखल का, चाहे सरकार का हो या किसी और का, सख्त विरोध करता है। वो चाहते हैं कि मानकी मुंडा व्यवस्था जैसी है वैसी ही बनी रहे। ये तो हुई एक सोच। क्या कोई दूसरी सोच भी है? हाँ, एक दूसरी सोच भी उभर रही है, खासकर समुदाय के जो युवा हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके बीच। वो क्या सोचते हैं? वो मानते हैं कि हाँ, पारंपरिक व्यवस्था हमारी पहचान है, उसे बचाना चाहिए, लेकिन साथ ही उसमें समय के हिसाब से सुधार भी होने चाहिए, ताकि वो आज की जरूरतें पूरी कर सके, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ चल सके। कोई उदाहरण है ऐसे लोगों का? हाँ, लेख में आदिवासी हो युवा महासभा की झारखंड इकाई के कोषाध्यक्ष हैं शंकर सिद्धू, उनका जिक्र है। वो इसी सुधारवादी खेमे की बात करते नजर आते हैं। अच्छा, तो ये सुधारवादी लोग किस तरह के बदलाव चाहते हैं? उनकी कुछ मांगे काफी अहम है। एक बड़ी मांग है कि मुंडा का पद जो वंशानुगत है, उसे खत्म किया जाए। वंशानुगत पद
खत्म क्यों? उनका तर्क है कि कई बार ऐसा होता है कि जो उत्तराधिकारी मुंडा बनता है वो शायद उतना पढ़ा लिखा ना हो या उसे आज के प्रशासन के तौर तरीकों की उतनी समझ ना हो। आज तो सारा काम कागजों पर होता है, ऑनलाइन होता है। सही बात है। अब अगर मुंडा इन चीजों को नहीं समझता या नहीं कर पाता तो गांव वालों को परेशानी होती है, और फिर जब गांव में उनकी समस्या हल नहीं होती तो वो जिला प्रशासन के पास जाते हैं। इससे पूरी व्यवस्था पर ही सवाल उठते हैं। हाँ, ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। और कोई सुधार? एक और मांग है कि जो गैर आदिवासी रैयत है, मतलब वो लोग जो हो समुदाय की नहीं है पर उसी इलाके में रहते हैं, उन्हें ज्यादा स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जैसे वो गोप समुदाय वाला मामला था? हाँ बिल्कुल। कभी कभी पारंपरिक नियम या प्रथाएं गैर आदिवासियों के काम धंधे या उनके अधिकारों में रुकावट बन सकती हैं। तो सुधारवादी चाहते हैं कि व्यवस्था ज्यादा समावेशी हो, सबके लिए हो, सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं। शंकर सिद्धू जैसे लोगों का यही मानना है कि परंपरा भी बचे और वो 21वीं सदी के लोकतंत्र के साथ भी चले। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ये कहानी है एक सदियों पुरानी स्वशासन व्यवस्था की, जिस पर पहले ब्रिटिश राज ने असर डाला और अब वो आज़ाद भारत के आधुनिक लोकतंत्र, राज्य की भूमिका और खुद समुदाय के अंदर से उठ रही बदलावों की आवाज़ों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ जो मुख्य तनाव है वो है परंपरा और आधुनिकता के बीच, आदिवासी स्वायत्ता और राज्य के साथ एकीकरण के बीच, और समुदाय के अंदर ही कुछ लोग चाहते हैं कि सब वैसा ही रहे और कुछ लोग सुधार चाहते हैं। हाँ, और ये मुद्दा सिर्फ हो समुदाय या झारखंड का नहीं है, ये पूरे भारत के लिए एक बड़ा सवाल है कि जो पारंपरिक शासन की संरचनाएं हैं वो आज के लोकतंत्र के साथ कैसे चल सकती हैं, कैसे खुद को ढाल सकती हैं। यूपीएससी वालों के लिए तो एक बेहतरीन केस स्टडी है। बिल्कुल। जनजातीय शासन, संविधान की 5वीं अनुसूची, विकास और स्वायत्ता का संतुलन, ये सब समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये चर्चा हमें आज के अंतिम सवाल पर लाती है। श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि क्या पारंपरिक शासन प्रणालियां अपनी पहचान और स्वायत्ता खोए बिना आधुनिक लोकतंत्र के साथ तालमेल बिठा सकती हैं? अगर हाँ, तो कैसे? या फिर इन इलाकों में आदिवासियों की स्वायत्ता भी रहे और वहां रहने वाले सभी लोगों के अधिकार, चाहे वो आदिवासी हों या गैर आदिवासी, वो भी सुरक्षित रहें? इसके लिए क्या नए तरीके, क्या नई व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं? ये वाकई एक गहरा सवाल है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। इसके लिए लगातार बातचीत चाहिए, संवेदनशीलता चाहिए, एक दूसरे को समझने की जरूरत है। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है इंडियन एक्सप्रेस के लेख पर आधारित ये चर्चा खासकर यूपीएससी की तैयारी करने वालों और इस विषय में रुचि रखने वाले सभी श्रोताओं के लिए फायदेमंद रही होगी। हाँ, हमने कोशिश की कि हो जनजाति की मानकी मुंडा प्रणाली के इतिहास, उसकी आज की चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं को समझ सकें। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी ऐसे विश्लेषण देख सकें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है या कोई विचार है इस विषय पर, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, उसकी गहराई में उतरने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।